Hello, Namaskar, good morning everyone. I am Ajay Shankar from HIS and today I am back with the analysis of the Hindu newspaper of 20th of May 2024. आज भी मैंने कुछ आर्टिकल्स को फाइंड आउट किया है और हम लोग देखेंगे कि कैसे इन आर्टिकल्स की मदद से हम लोग अपने यूपीएससी जर्नी को सप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा आर्टिकल्स नहीं है, आज तीन ही आर्टिकल्स है। पहला है कि ईरान के प्रेसिडेंट गुम हो गए, कहीं खो गए हैं। कहाँ खोए हैं, कैसे खोए हैं, इस बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। दूसरा है कि यूरोपियन यूनियन में फेसबुक और इंस्टाग्राम के खिलाफ एक इंक्वायरी बैठी है। क्या इंक्वायरी बैठी है, क्यों इंक्वायरी बैठी है, यूरोपियन यूनियन क्या है, कितने देश आते हैं इसमें, इन सारी चीजों के बारे में हमें डिस्कशन करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सोशल मीडिया रेगुलेशंस को लेके। ठीक है। और लास्ट आर्टिकल है पॉक्सो एक्ट को लेके, माइनर गर्ल विक्टिम्स को लेके। तो इन तीनों आर्टिकल्स को हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। जो पहला आर्टिकल है काफी मजेदार, मतलब और अजीब सा आर्टिकल भी कह सकते हो आप, कि जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी, जो ईरान के अभी सिटिंग प्रेसिडेंट, वो गुम हो गए हैं। द सर्च ऑन फॉर ईरान प्रेसिडेंट आफ्टर हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट। मतलब उनको खोजा जा रहा है, उनको सर्च किया जा रहा है। क्यों सर्च किया जा रहा है भाई? क्योंकि वो खो गए हैं। कहाँ खो गए? अपने ही देश में खो गए, ईरान में ही वो खो गए। संडे को खराब मौसम के वजह से, ड्यू टू पुअर वेदर कंडीशन ऑन संडे, हिज हेलीकॉप्टर वाज क्रैश्ड। उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। ओके। कहाँ पे क्रैश हुआ था? वो हुआ था जोल्फा रीजन में। अब आपको ये चीज याद रखनी होगी कि जोल्फा रीजन जो है वो कहाँ पे है? ईरान में ही। क्योंकि वो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में रीजन और कंट्री दे के पूछ देगा, तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि ये जोल्फा रीजन कहाँ पे है। तो वो है आपका ईरान में। ठीक है। और क्या है कि वो कहाँ से आ रहे थे? तो वो ईस्ट ईस्ट अजरबैजान के टेलीविजन से वो सब उनकी जो बातें हुई थी, उसने ये बात कही। अब वहां पे रेस्क्यू टीम जा चुकी है और इसको खोजा जा रहा है कि उनकी फ्लाइट के मलबे कहाँ पे है। वो मिस्टर प्रेसिडेंट वहां के जो, वो कहाँ पे। और वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि जो हार्श वेदर कंडीशन थे, बहुत हेवी फॉग था, इसी चीज के चलते रेस्क्यू टीम को और ज्यादा परेशानी आ रही है उनको खोजने में। इस चीज के चलते रेस्क्यू टीम उनको ढंग से खोज नहीं। अब प्रेसिडेंट किसी देश का गुम, किस देश का गुम है? ईरान का गुम। मतलब मैं एक दूसरे पर्सपेक्टिव से बस सोच रहा हूँ चीजों को। इसका कोई अभी तक प्रूफ नहीं है ना, न्यूज़पेपर में ऐसी कोई बात। कुछ दिनों पहले ईरान ने एक काम किया था, और वो काम था इसराइल पे अटैक करना। ठीक है। अब इसराइल पे अटैक जब ईरान ने किया था, तो इसराइल तो ऐसा देश है नहीं जो शांत बैठे। तो पहले एक न्यूज आई थी कि ईरान के अंदर इंटरनल बॉम्बिंग्स हुई हैं। अब अभी न्यूज आ रही है कि ईरान के प्रेसिडेंट गुम हो गए हैं। अब मैं कुछ नहीं कह रहा इसमें इसराइल का हाथ है कि नहीं, बाकी आप लोग समझदार हो, क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। कि अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी की तरफ से नहीं आई। जो वहां के सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला खुमैनी, उन्होंने कहा है ईरान के लोगों को कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, नॉट टू वरी। कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होगा कंट्री के काम में, सारी चीजें सही तरीके से स्मूथली चलाई जाए। जहां पे ये एक्सीडेंट हुआ है वहां पे माउंटेनियस फॉरेस्ट है और वो डिजमर एरिया पड़ता है। ठीक है। और वहीं पे ये एक्सीडेंट हुआ है। जो रईसी थे, इब्राहिम रईसी, उनकी एज 63 ईयर्स, वो 63 ईयर ओल्ड है। और वो एक डैम का इनॉग्रेशन करके आ रहे थे। अजेरी काउंटर पार्ट में वो अ, अपने काउंटर पार्ट अजेरी के साथ वो एक डैम का इनॉग्रेशन करके आ रहे थे। और उनका कॉन्वॉय जो था उसमें तीन हेलीकॉप्टर्स थे।
बाकी जो दो थे वो अपने डेस्टिनेशन पे सेफली पहुंच गए। बस एक हेलीकॉप्टर जिसमें प्रेसिडेंट थे वही एक्सीडेंट की चपेट में आ गया, और उसमें से प्रेसिडेंट जो है वो नहीं मिल पा रहे। अब ये वेदर कंडीशन कैसे खराब हुआ, क्या खराब हुआ, बाकी दो हेलीकॉप्टर्स के लिए नहीं हुआ, एक हेलीकॉप्टर के लिए ही हुआ, क्यों हुआ, ये सब अब जांच होगी तो पता चलेगा। उसमें कौन कौन से एंगल्स हैं, कौन कौन से एंगल्स नहीं है। ठीक है। हो सकता है उसमें इसराइल इन्वॉल्व ना भी हो सकता है इन्वॉल्व हो भी, वी डोंट नो अबाउट इट। बट अभी की न्यूज यही है। अभी कुछ दिनों पहले स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट को गोली मारी थी, ऑल्दो अभी उनकी हालत ठीक है। और अभी ईरान में ये चीज हुई। तो ये था हमारा पहला आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन यूनियन प्रो वाई इज यूरोपियन यूनियन प्रोबिंग फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोप के 27 डेवलप्ड कंट्रीज, 27 डेवलप्ड कंट्रीज का एक ग्रुप। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको याद रखना है कि इसमें यूके नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रेग्जिट हो चुका है। इसमें स्विट्जरलैंड नहीं है। ये दोनों देश बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं वो नहीं है। कौन कौन से देश है? जर्मनी, फ्रांस, ये सारे देश। ठीक है। यूक्रेन भी अभी तक इसका हिस्सा नहीं बन पाया। उसने इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया है, यूरोपियन यूनियन। क्यों उठाया है? क्योंकि उनका कहना है कि जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये सोशल मीडिया साइट्स, ये जो साइट्स हैं, ये प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही हैं चिल्ड्रंस को। ठीक है। और उनके राइट्स का वायलेशन हो रहा है। और इस चीज के चलते यूरोपियन यूनियन ने टोटल वर्ल्ड वाइड जो इनकम है फेसबुक, इंस्टाग्राम की, उसके रेवेन्यू का 6% तक फाइन भी वो लोग लगा सकते। अगर इस प्रोब में फेसबुक और इंस्टाग्राम पाए जाते हैं कि उनकी गलती है, तो 6% तक उनके ग्लोबल अर्निंग का फाइन लगाया जा सकता है, उनके ग्लोबल रेवेन्यू का फाइन लगाया जा सकता है। विच इज अ ह्यूज ह्यूज थिंग, जो कि बहुत बड़ी चीज। समझ रहे हैं आप लोग? अब देखिए ये सारी प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स डेवलप्ड वर्ल्ड में ही आती हैं। क्योंकि डेवलप्ड वर्ल्ड की ये सारी चीजें हैं कि वो लोग सोचते हैं कि बच्चों की राइट्स प्रोटेक्टेड है कि नहीं है। हमारे यहाँ तो लोग पहले ये सोचते हैं कि बच्चे प्रोटेक्टेड है कि नहीं। अभी नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग वही देखेंगे। पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड बात होगी वहां पे। अब देखिए कौन सी चीज के चलते इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। कि ये जो यूरोपियन यूनियन है ना, इसका कहना है कि जो फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे ये जो फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है, इन लोगों का जो इंजन है, जो रिकमेंडेड सर्च इंजन है, इनका जो एल्गोरिदम है, वो बच्चों की वीकनेस और इनएक्सपीरियंस को एक्सप्लॉइट करता है। मींस फेसबुक एंड इंस्टाग्राम इज एन एक्सप्लॉइटेटिव मीडियम एंड इट मेक्स द चिल्ड्रन एडिक्टिव ऑफ दिस सोशल मीडिया वेबसाइट्स, विच इज अ ट्रू थिंग। हम लोग भी अपने आसपास देखते होंगे कि बच्चे आजकल कितना ज्यादा इन सोशल मीडिया वेबसाइट्स के पीछे मतलब एडिक्ट हो चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे रील्स बना के डाल रहे हैं, दिन भर पोस्ट डाल रहे हैं। क्या ये उनके साइकोलॉजी के लिए सही है? क्या उनके सोच के लिए ये चीज सही है? बिना उसके रिपरकशंस को जाने हुए, बिना उसके आफ्टर इफेक्ट्स को जाने हुए आप ये काम अगर कर रहे हैं, वो सही कैसे हो सकता है? उसी चीज पे सवाल है। और इसका एल्गोरिदम कुछ इस तरीके से डिजाइन है कि वंस यू एंटर इन इनटू अ सेम काइंड ऑफ थिंग, वंस यू स्टार्टेड स्क्रॉलिंग अबाउट सेम काइंड ऑफ थिंग, आपकी अगर स्क्रीन टाइमिंग एक चीज पे होगी, तो वो उसी की तरह ज्यादा चीजें आपको दिखाने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रैवल की अगर दो चार रील्स आपने देख ली, तो वो ट्रैवल की रील्स आपको ज्यादा दिखाने लगेगा। आपने किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की रील्स ज्यादा देख ली, तो आप उसी पॉलिटिकल पार्टी की रील्स ज्यादा दिखाने लगे। एंड इट क्रिएट्स अ रैबिट होल इफेक्ट। मतलब रैबिट का होल देखे है आप लोगों ने? जमीन के अंदर ऐसा हॉलो होता है और उसके अंदर एक अंधेरा गुफा की तरह रास्ता बनाते हैं वो लोग, गौरव कर करके कि उसके अलावा आपको कोई और चीज दिखेगी नहीं, उस रास्ते के अलावा कुछ और है ही नहीं वहां। यूनिडायरेक्शनल रास्ता।
और इस चीज के चलते यूजर्स आर forced to watch the disturbing content which they should not watch because they are inexperienced, because they don't know how the society works. ठीक है। इस चीज के चलते इनका कहना है कि एक तो आप कोई प्रॉपर एज वेरिफिकेशन नहीं करा रहे हो। 13 साल से छोटे बच्चे बच्चे अभी क्या कर रहे हैं वहां पे, इट्स नॉट क्लियर। इस चीज को टैकल करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने डिजिटल सर्विस एक्ट को लाया था। अब यूरोपियन यूनियन का कहना है कि हम देखना चाहते हैं कि क्या फेसबुक और इंस्टाग्राम डिजिटल सर्विस एक्ट के रूल्स को प्रॉपरली फॉलो कर रहा है या नहीं। एंड इफ नॉट, देन 6% रेवेन्यू का फाइन देना पड़ेगा। और आगे से तो आपको फॉलो करना ही होगा। और यही चीज का प्रूफ चल रहा है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो डीएसए है, डिजिटल सर्विस एक्ट, ये क्या है और इसका मैंडेट क्या है। ये इसी साल फरवरी में आया था। ठीक है। और इसका कहना है कि जो भी बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे 45 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं यूरोपियन यूनियन के, उनको ये चीज रिकमेंड करनी होगी कि उनके जो यूजर प्रोफाइल है, उसका जो डेटा है, वो कमीशन के साथ शेयर हो, नेशनल अथॉरिटी के साथ शेयर हो, और वहां प्रॉपर कंप्लायंस ऑफ लॉ करना पड़ेगा। मतलब लॉ का कंप्लायंस जरूरी है। ठीक है। एंड कोई भी अगर वैसी चीज कोई माइनर अगर देख रहा है या कंज्यूम कर रहा है या रही है, इफ दे आर डूइंग सो, देयर डेटा शुड बी शेयर विथ द ऑथोरिटीज, द कमीशन, द यूरोपियन यूनियन और द कंट्रीज कमीशन। मतलब 27 देश है ना यूरोपियन यूनियन में। इधर आप यूरोपियन यूनियन के जो कमीशन है इसके लिए उसको करोगे, या फिर उस स्पेसिफिक कंट्री, फॉर एग्जांपल जर्मनी है तो जर्मनी के उस कंट्री के जो भी ऑथोरिटीज होंगे उनको करो। ये आपको करना पड़ेगा। आपको एक रिस्पॉन्सिबनेस लानी होगी, बिकॉज दैट्स हाउ द फिजिकल, मेंटल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड विल हैपन। अदरवाइज ये बहुत गंदे तरीके से इफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का वीडियो एक छोटे बच्चे को, 10 12 14 साल 15 साल के बच्चे बच्ची को दिखाया जाता है रेगुलर, तो दूसरा पर्सपेक्टिव तो उसके नजर में ही नहीं आ रहा है ना। दैट चाइल्ड इज जस्ट गोइंग टू वॉच द थिंग जो कि उसके लिए एडिक्टिव है। अब उसको दूसरा पर्सपेक्टिव गलत लगने लगेगा ऑब्वियसली। ठीक है। इस चीज के चलते हमें यूरोपियन यूनियन ने कहा कि भाई हमें इसको कंट्रोल करना होगा। प्रॉपर आपको एज वेरिफिकेशन करनी होगी बच्चों की, और उस अकॉर्डिंग पेरेंटल कंट्रोल टूल्स को डेवलप करना। डीएसए के अंडर में ये सारी चीजें कही गई। ठीक है। और जो यू के रेगुलेटर होंगे वो इन डेप्थ वेरिफिकेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और ये उनके लिए मैटर ऑफ प्रायोरिटी बन चुका है। क्यों? क्योंकि जो यूरोपियन बच्चे हैं आने वाले, जो अभी जो टीनेज एडोलसेंट्स बच्चे हैं, यही कल की यूरोपियन यूनियन के फ्यूचर्स हैं। अगर ये बायस्ड हो जाएंगे, अगर ये अफेक्टेड हो जाएंगे ऐसी चीजों से, तो यूरोप का पूरा फ्यूचर अफेक्टेड हो जाएगा। इसलिए इसने इतनी टाइट नकेल कसी है मेटा के ऊपर, मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मेटा जो उनकी पेरेंट कंपनी है, पता ही होगा। अब आप लोग मुझे ये बताएंगे कि ये मेटा का ओनर कौन है। ठीक है। और क्या है कि अब मेटा ने क्या क्या किया है बच्चों को बचाने के लिए। मेटा ने एआई ड्रिवन टूल्स को निकाला है, जहां पे न्यूडिटी प्रोटेक्शन, मतलब ऐसी कोई भी चीज जहां पे न्यूडिटी, न्यूडिटी आप लोग समझते हैं, न्यूडिटी का मतलब नंगापन हिंदी में अगर कहें तो, या वैसी एक्सपोज्ड चीजें जो एक छोटे बच्चे के दिमाग पे गलत असर डाल सकती हैं। उस टूल्स के मदद से वैसा अगर कोई इमेज है, उस इमेज को ब्लर कर दिया जाएगा, तब उनको नजर आएगी वो चीज। ठीक है। ब्लर इमेज कर दिया जाएगा। माइनर्स को वैसे चीजों से दूर रखा जाएगा। एल्गोरिदम को कुछ इस तरीके से एआई की मदद से किया गया कि माइनर्स का अगर अकाउंट है तो उन चीजों से उसको दूर रखा जाए। अंडर 18 वाले को
और ज्यादा टाइटनिंग तरीके से कंटेंट का रिस्ट्रिक्शन किया जाएगा, उनका पेरेंटल सुपरविजन टूल्स को बूस्ट किया जाएगा। ये सारी चीजें मेटा ने अपने एंड पे करी है। ठीक है। बट स्टिल यूरोपियन यूनियन का मानना है कि ये सारी चीजों के बाद भी आप अपने वादे पे खरे नहीं उतर। यू हैव फेल्ड ऑन योर प्रॉमिस। ठीक है। एंड यू हैव फेल्ड टू रेगुलेट द एडवर्टाइजिंग ऑफ दोस काइंड ऑफ थिंग्स। बिकॉज फेसबुक मेटा पे तो एडवर्टाइजमेंट भी बहुत ज्यादा चलता है ना, आपने कंटेंट तो रोक दियो, बट व्हाट अबाउट एडवर्टाइजमेंट्स? उस चीज के चलते तो लोग गलत रास्तों पे जा रहे हैं ना। तो उसको लेके भी यूरोपियन यूनियन ने कहा है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन से जिसका सही रिलेशन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल रशिया, चाइना, ईरान, ये वहां के वोटर्स को इन्फ्लुएंस करना चाहे अगर, तो इन सोशल मीडिया वेबसाइट्स की मदद से कर सकता है। जैसे एक एलिगेशन लगा था फेसबुक के पर कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में कुछ चीजें ऐसी हुई थी जहां पे वोटर्स को किया गया था इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया के थ्रू। तो यूरोपियन यूनियन को भी इस चीज का डर है कि रशिया, चाइना, ईरान जैसे देश मिलके कहीं इन्फ्लुएंस ना कर दें, विच इज अ ट्रू थिंग ऑल्सो। तो सोशल मीडिया की मदद से ये चीज किया जा सकता है। अगर आपको रोज 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 एक तरीके की चीज दिखाई जाए, तो कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी पे वो चीज हिट करती है। इसीलिए आज के डेट में आप जब देखेंगे, एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज एन आईटी सेल। हर पॉलिटिकल पार्टी का एक आईटी सेल है। ठीक है। जितनी भी इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज हो, फॉरेन की पॉलिटिकल पार्टीज हो, सबका एक एक आईटी सेल है। अपने हिसाब से वो लोग चीजों को हैंडल करते हैं। तो यही चीज का डर यूरोपियन यूनियन को है। डर तो इंडिया को भी है, बट इंडिया में क्या है कि भाई अभी हम लोग बेसिक नेसेसिटीज के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ खाने को लोगों के पास पहले तो पैसे नहीं है, पहले खाना तो दो यार, उसके बाद देखेंगे कि प्राइवेसी राइट ये सारी चीजें क्या होती। वहां पे ये सब हो चुका है। तो वो लोग बड़ी चीजों को देख रहे हैं। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन यूरोप। ठीक है। अब और क्या है कि क्या ये प्लेटफॉर्म जो है यूरोपियन यूनियन के बाहर भी कहीं स्क्रूटनी में है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। अपने ही देश में, जिस देश के वो अकाउंट्स, ये प्लेटफॉर्म्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, वहीं के न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल में आया था। इसके चलते जो है बहुत सारे गलत चीजें समाज में फैल रही। एज कंसेंट और चिल्ड्रंस को लेके वहां पे भी बात हुई थी। एक बहुत ज्यादा क्लिप वायरल भी हुई थी कि मार्क जुकरबर्ग को वहां की सीनेट ने, कोर्ट ने, सब लोगों ने समन किया था, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। ठीक है। और उसके बाद ये भी देखा गया कि बहुत सारी पीडोफाइल वाली चीजें, पीडोफाइल क्या होता है? जहां बच्चों के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बच्चों के साथ फिजिकल अब्यूज हो रहा है, छोटे बच्चों के साथ, वैसी चीजों को वहां से रिमूव किया गया। लगभग 4,90,000 अकाउंट्स जो किड्स की सेफ्टी को ब्रीच कर रहे थे, उन लोगों को रिमूव किया गया। तो ये वहां पे भी हो रहा है। मतलब एक ग्रुप है जो स्पेशली बच्चों पे फोकस करके उनकी साइकोलॉजी को, उनके सोचने के नजरिए को बदलने की कोशिश कर रहा। और जो भी कंट्रीज हैं वो इस पे प्रॉपर रेगुलेटरी मेजर्स ले रही हैं, कोशिश कर रही है चीज। इससे हमें क्या सीखने को मिलती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया क्या लर्न कर सकता है, चलिए वो लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्या है कि जनरल प्रिंसिपल क्या है कि माइनर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, तो पेरेंटल कंट्रोल, या जो भी उनके केयर गिवर्स है उनको कंट्रोल करना चाहिए। एज अप्रोप्रिएशन करना चाहिए एप्स का। चिल्ड्रंस को अवेयर करना चाहिए कि वो ऐसी चीजों को कैसे रिपोर्ट करें, ब्लॉक करें, ऑफेंसिव मटेरियल को कैसे ब्लॉक करें। जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स है उनके एल्गोरिथम्स में चेंज आना चाहिए। उनका प्रॉपर जो है रेगुलेटरी मैकेनिज्म को डिफाइन करना होगा। ये सारी चीजें वहां पे होंगी। अब इंडिया को इससे क्या सीखने को मिलता है? हमारे यहाँ एक बहुत ह्यूज यंग पॉपुलेशन है। यंग पॉपुलेशन है, बच्चे हैं हमारे यहाँ भी। और हमारे यहाँ एजुकेशन का लेवल भी कम है एज कम्पेयर टू यूरोप। तो हमारे यहाँ इस चीज का इफेक्ट होने के चांसेस और ज्यादा हैं।
इसलिए इंडिया को भी ऐसे नियम लाने की जरूरत है। प्रॉपर रेगुलेटरी मेजर्स इंडिया को भी लाने होंगे, तभी जाके चीजें लाइन पे आ पाएंगी। अदरवाइज भारत में ये प्रॉब्लम हो रही है, भले ही हम लोग इसको एड्रेस करें ना करें, इंडिया इज ऑल्सो फेसिंग द सेम थिंग। 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चे बच्चियां वीडियोस बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। ठीक है, वो एक अपने टैलेंट दिखाने का भी एक स्टेज है। बहुत अच्छे डांस वीडियोस, सिंगिंग वीडियोस बच्चे बना रहे हैं। बट बहुत सारे ऐसे वल्गर वीडियोस भी बच्चे बना रहे हैं, और नहीं बना रहे हैं तो एटलीस्ट कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए, बिकॉज देयर ब्रेन इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दोज काइंड ऑफ थिंग्स। उस चीज पे हमारे यहाँ पे भी रेगुलेशन प्रॉपर आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये आर्टिकल खत्म होता है। अब द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, यहाँ देखिए चिल्ड्रंस के साथ एक्सप्लॉयटेशन, इसको मैं पिछले आर्टिकल के साथ कनेक्ट करूंगा। आप लोग देखिए, द माइनर गर्ल विक्टिम सपोर्ट स्कीम दैट लूजेस इट्स वे। अब देखिए, हेडिंग पढ़िए, माइनर गर्ल विक्टिम सपोर्ट स्कीम लूजेज इट्स वे। माइनर गर्ल मतलब 18 से नीचे की गर्ल्स। ठीक है, इनको, इनका विक्टिम मतलब इनके साथ कहीं पे किसी तरीके का अत्याचार हुआ होगा, तो उसको सपोर्ट करने के लिए एक स्कीम आई थी। गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई थी। उसने अपना रास्ता खो दिया है, रास्ता भटक गया है वो स्कीम, ऐसा इस आर्टिकल में कहा जा रहा है। अब सबसे पहली चीज, यहाँ पे ये जो विक्टिम वर्ड यूज किया गया है माइनर गर्ल्स के लिए, ये क्यों किया गया? क्योंकि उनके साथ कुछ गलत हुआ होगा। किस तरीके का गलत? सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ हो, मेंटल एक्सप्लॉयटेशन हुआ हो, फिजिकल अब्यूज हुआ, ऐसी कोई चीज हुई होगी। इस चीज के चलते उनको सपोर्ट के लिए एक स्कीम लाई गई है। अब गर्ल्स की बात है, सामाजिक तौर पे एक माइनर की बात है, तो ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आएगी? ऑब्वियस है, वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री के अंडर में ये चीज आएगी। आएगी ना? तो एक स्कीम आई, स्कीम फॉर केयर एंड सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स अंडर सेक्शन 4 और 6 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पॉक्सो एक्ट 2012। 2012 में एक एक्ट आया इंडिया में, उसका नाम है पॉक्सो एक्ट। उस एक्ट ने जो सेक्सुअल ऑफेंसेस या अलग तरीके के ऑफेंसेस किसी चाइल्ड के ऊपर होते थे, उन एक्ट्स को अलग तरीके से क्रिमिनलाइज करने की बात की गई। और इस एक्ट के अंडर में डेथ पेनाल्टी तक की सजा है। ठीक है, उसी एक्ट के अंडर में एक स्कीम था कि वो जो बच्चियां होंगी या बच्चे होंगे, जो भी सेक्शन 4 और सेक्शन 6 में इस चीज को डिफाइन किया गया कि अगर वो विक्टिम है तो उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। और किनको करेगी? अगर कोई माइनर गर्ल है, कोई छोटी बच्ची है, 18 से नीचे की एज की, और वो अगर प्रेग्नेंट हो जाती है बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल अब्यूज और एनी अदर थिंग। एनी अदर थिंग का मीनिंग क्या है वो मैं आपको लास्ट में बता, इस आर्टिकल के लास्ट में उस चीज का डिस्कशन। और उसी के चलते कहा जा रहा है कि हैज लूज इट्स वे, उस बच्ची को सपोर्ट किया जाएगा इस स्कीम के थ्रू। ठीक है, अब होता क्या है कि अब जब आपने कहा कि जो प्रेग्नेंट हो जाएगी बच्ची, अब बहुत सारी वैसी बच्चियां, बच्चे हमारे देश में हैं जो ऑर्फन है या एबेंडेंड है, उनको छोड़ दिया गया है सड़कों पे, उनके पेरेंट्स ने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, या फिर वो फ्लश ट्रेड की शिकार बन गई, या फिर वो रेप विक्टिम हुई, उसके बाद उनको एबेंडन कर दिया गया उनकी फैमिलीज के द्वारा। पहले उन लोगों को इस स्कीम के अंडर में बेनिफिट नहीं था, बट लेटर गवर्नमेंट रियलाइज दिस थिंग एंड द स्कीम वाज एक्सपेंडेड टू ऑल प्रेग्नेंट गर्ल विक्टिम्स मेंशन अंडर पॉस्को एक्ट। मतलब फिर सारी विक्टिम्स को किया गया पॉक्सो एक्ट के अंडर में। ठीक है, बट जब आपने सारी विक्टिम्स को कर दिया 18 के नीचे वाले की, तो प्रॉब्लम इसमें भी कोई खत्म नहीं है। ठीक है, कैसे खत्म नहीं हुई वो यहाँ पे डिस्कस है, क्योंकि अगर इस बात को यहाँ पे डिस्कस करूंगा तो फिर आप बीच की कड़ियों को जोड़ नहीं पाओ। अब जब आप
पॉक्सो एक्ट को देखते हैं। सबसे पहला इशू कहाँ से स्टार्ट होना है स्टार्ट, कि पॉक्सो एक्ट जो है वो एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। अब अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है एक स्टेटमेंट देके कि पॉक्सो एक्ट प्रोटेक्ट ओनली द गर्ल्स चाइल्ड, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक जेंडर न्यूट्रल है। मतलब अगर किसी बच्चे बॉय के साथ भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, जो कि एक आम बात है समाज में, ये चीज भी होती है। बॉयज के साथ भी फिजिकल एब्यूज, छोटे बच्चों के साथ, लड़कों के साथ भी सेक्सुअल एब्यूज होता है। बट बायोलॉजिकली दे कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। ठीक है, उन बच्चों को भी पॉक्सो एक्ट के अंडर में लाया गया। अगर उन बच्चों के साथ भी किसी ने ऐसा जघन्य अपराध किया है, अगर उन बच्चों की फिजिकल आइडेंटिटी को इग्नोर करते हुए किसी ने उनके साथ ऐसी अभद्रता की है, तो दैट पर्सन विल बी ट्रीटेड एज सेम इफ इट हैज बीन डन टू अ गर्ल। एक लड़के के साथ भी अगर आपने किया तो भी आपको वही सजा मिलेगी जो सजा आपने एक लड़की के साथ किया हो तो मिलेगी, बिकॉज इट इज अ जेंडर न्यूट्रल एक्ट। बट ये जो स्कीम है, ये सिर्फ प्रेग्नेंट गर्ल्स या विक्टिम अंडर 18 ईयर्स को कर रही है। लेकिन बायोलॉजिकली लड़के तो प्रेग्नेंट हो नहीं सकते, उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा क्या? पहला इशू यहाँ से रिजोल्व। ठीक है। और आप जो कह रहे हो कि 13 से 18 साल की जो बच्ची है, वो एक ऐसी बच्ची है जो अभी अपने मेंटल ग्रोथ फेज में है, वो अभी ग्रो कर रही है, उसके सोचने की प्रवृत्ति उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाई, उसकी फिजिकल एबिलिटीज भी उतनी ज्यादा मैच्योर नहीं हुई है। और उन लड़कियों को आपने प्रॉपर प्रोटेक्शन तो पहले बात तो देनी ही चाहिए। दूसरी चीज, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हुई तब क्या उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी लड़की के साथ ऐसा दुष्कर्म हुआ है और वो लड़की प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो क्या उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा? ये चीज है, क्या उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा? ये बात है। तो ये तो फेल हो गया, विक्टिम को उस तरीके का प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाया। ठीक है, तो वहां पे लॉ जो है वो शांत है। The law has not certainly indicated by sociological, medical, and judicial data proven to be very effective, largely because many of these cases involving pregnant girls arise out of marriages and non-exploitative sexual activity among young people. अब इसकी मीनिंग क्या है आप समझिए, इसको एक्सप्लेन करके मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ इंडिया में देर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ चाइल्ड मैरिजेस। हमारे यहाँ चाइल्ड मैरिजेस बहुत ज्यादा होती है अभी भी। ठीक है। अब चाइल्ड मैरिज हुई, फॉर एग्जाम्पल किसी भी बच्ची की शादी अगर 13 साल, 14 साल, 15 साल की एज में हो, एंड आफ्टर 1 ईयर शी गेट्स प्रेग्नेंट, 16 साल की एज में वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो अब 16 साल की लड़की तो पॉक्सो के अंडर में आ रही है, और अब ये 16 साल की लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो क्या इसको आप प्रोटेक्शन दोगे या नहीं दोगे? लेकिन ये तो मैरिड है, इसके साथ तो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एज पर लॉ नहीं हुआ होगा। तो अब सोचिए, जहां पे अगर ये लड़की केस फाइल नहीं करती, क्योंकि चाइल्ड मैरिज हमारे यहाँ पे वॉइड नहीं है, चाइल्ड मैरिज हमारे यहाँ पे कंप्लीटली इलीगल नहीं है। मतलब उसका वैलिडेशन है, वो वॉइडेबल है। अगर लड़की ने केस कर दिया या लड़के ने केस कर दिया तो कोर्ट ऑफ लॉ उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। बट अनटिल अनलेस इट इज नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, इट इज वैलिड, मीन्स इट इज वॉइडेबल। एबिलिटी है इसमें कि ये वॉइड हो जाए, बट ये वॉइड है नहीं। और जब ये वॉइड है नहीं, तो इससे होने वाला बच्चा जो होगा वो तो लेजिटिमेट चाइल्ड है। तो जो इसकी प्रेगनेंसी है, इसका मतलब वो भी लेजिटिमेट है। और व्हेन दिस प्रेगनेंसी इज लेजिटिमेट, देन इधर द गवर्नमेंट विल गिव द गर्ल प्रॉपर प्रोटेक्शन, प्रॉपर राइट्स, प्रॉपर मनी, और द गवर्नमेंट विल लीव द हैंड ऑफ दैट गर्ल। अब यहाँ पे इन दोनों चीजों में से क्या होगा? यही चीज सोचने की बात है कि गवर्नमेंट अब यहाँ पे क्या करेगी।
बट अब रूल है तो रूल है, गवर्नमेंट को तो उनको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, सारी चीजें करनी पड़ेंगी। बट आप, जिसने ये काम किया है वो उसका लेजिटिमेट हस्बैंड है अगर, तो आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। दूसरा केस, दूसरी प्रॉब्लम ये होगी। तीसरी प्रॉब्लम, अगर उस बच्ची के साथ दुराचार हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, इफ शी हैज बीन सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेटेड और बीन रेप, एंड उसको, उसकी जो प्रेगनेंसी है कंटिन्यू, उसने अपने चॉइस से अपनी प्रेगनेंसी को रख लिया, उसने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हो गई, गलती थी अगले पर्सन की, बट मैं ये जो बच्चा है उसकी जान नहीं लूंगी। ठीक है। और या कोर्ट ने परमिशन नहीं दी, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है फॉर अ माइनर माइनर गर्ल, अगर वो रेप विक्टिम है तो। और अगर कोर्ट ने परमिशन नहीं दी, तब क्या? उस केस में भी आपको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी ना। तो फिर तीसरी प्रॉब्लम ये हुई। और चौथी प्रॉब्लम, वो लड़की जो है 14 15 16 17 साल की, वो फिजिकली फिट नहीं है एक बच्चा पैदा करने के लिए। एंड इफ शी इज नॉट फिजिकली फिट टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, देन देर इज अ चांस ऑफ मिसकैरेज। मिसकैरेज मीन्स वो बच्चा जो है जन्म लेने से पहले मर सकता है। एंड इफ देर इज अ मिसकैरेज, देन व्हाट विल हैपन? विल द गवर्नमेंट विल गिव द सपोर्ट एंड मनी अंडर दिस स्कीम टू दैट गर्ल और नॉट? उस गर्ल को फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है। ये हुई चौथी प्रॉब्लम। और पांचवी प्रॉब्लम, इफ द गर्ल हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 इन द टाइम फ्रेम व्हेन द केस इज बीइंग रजिस्टर्ड। फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़की 17.5 साल की थी जब उसके साथ ऐसा कोई सेक्सुअल अब्यूज हुआ, और उसने हिम्मत नहीं जुटा पाई 6 महीने तक। वो 6 महीने बाद जाके केस फाइल करती है, जब वो 18 साल की हो जाती है तब। और फिर उसका मेडिकल चेकअप होता है तो पता चलता है कि लड़की प्रेग्नेंट। उस केस में क्या होगा? वहां पे भी लॉ जो है वो साइलेंट है। ठीक है। और या फिर उसका सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाता है टाइम के साथ, तो उसको बेनिफिट जो है, एक और स्कीम आया मिशन वत्सल, इसके अंडर में देने का भी एक प्रावधान निकाला गया। बट अब यहाँ भी अलग अलग तरीके के इश्यूज क्रिएट, जो कि अभी तक क्लियरली डिफाइन नहीं हो पाए। ठीक है। तो ये सारे मेजर इश्यूज थे। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना कि आप अलग अलग केसेस में लड़कियों के साथ इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और मैं तो इसको एक और स्टेप आगे ले जाके कहता हूँ कि जब ऐसी चीज, जेंडर न्यूट्रल एक्ट है ये, तो जेंडर न्यूट्रल एक्ट है, आपने लड़कियों के लिए तो एक सपोर्ट स्कीम निकाल दी, बट व्हाट अबाउट द बॉयज? जो एडोलेसेंस बच्चे हैं जिनके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, उनका क्या? उनको कौन सपोर्ट प्रोवाइड करेगा? उनको कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा? उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ का क्या होगा? उसके लिए कोई स्टेप क्यों नहीं? फिर ये एक्ट जेंडर न्यूट्रल हुआ कैसे अगर वहां पे बॉयज को सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो? ओनली बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट। अब बायोलॉजिकली कोई लड़का प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है, तो क्या उसको प्रोटेक्शन भी नहीं मिलेगी? दैट द क्वेश्चन। ठीक है। खैर, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 27 जो है पॉक्सो एक्ट का, वो कहता है कि द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड is to be taken into account to decide the placement of the minor pregnant girl into a institutional care या नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर। मतलब उस बच्ची का जो है मेडिकल जांच होगी उसकी, और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि उसको इंस्टीट्यूशनल केयर, मतलब गवर्नमेंट द्वारा कहीं पे उसको रखा जाएगा बच्चा पैदा होने तक, या उसके पोस्ट केयर में भी, या फिर उसको नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर में भी रखा जा सकता है। और यहाँ पे जो चाइल्ड वेलफेयर कमीशन है, उसका भी कंसेंट चाहिए होगा, वो भी चीजों को देखेंगी अगर बच्चा जो है वो 12 साल के नीचे का है, उसके गार्जियन प्रेजेंट है नहीं है, कौन सी चीजें हैं, ये सारी चीजें में चाइल्ड वेलफेयर कमीशन भी इन्वॉल्व रहेगी। और अगर केस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का है और लोकल केस है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑन द एडवाइस ऑफ मेडिकल चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट
ये डिसाइड करेंगे कि क्या उस बच्चे को एमटीपी की फैसिलिटी, बच्ची को एमटीपी की फैसिलिटी दी जानी चाहिए। और अगर दी जानी चाहिए तो कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास ये चीज का परमिशन हो सकती। ठीक है, यही बात यहाँ पे कही गई है। अब क्या है कि पॉक्सो एक्ट में क्या, जो भी बच्चे प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उन प्रेग्नेंट बच्चियां डायरेक्टली आ जाती हैं, क्वालिफाई कर जाती हैं इस स्कीम में प्रोटेक्शन के लिए। तो ऐसा है कि यहाँ चिल्ड्रेन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, इसके थ्रू वो क्वालिफाई करती है। चिल्ड्रेन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ये चेक किया जाता है कि क्या वो नीड में है प्रोटेक्शन के कि नहीं। लेकिन बाद में तो इसको सारी ऑल प्रेग्नेंट गर्ल्स पे ला दिया गया है। ठीक है, आज के डेट में ये जो चिल्ड्रन इन नीड फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन है वो सारी लड़कियों के लिए अप्लाई हो चुका है। और ये जो है वो कॉन्ट्ररी है रूल 4 के। पहले तो उसमें चेकअप की बात थी, तो लेकिन अब कहा गया कि नहीं, सारी लड़कियां उसमें आ जाएंगी, तभी तो जाके प्रॉपर जुवेनाइल जस्टिस हो पाएगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे कही गई है। यहाँ तक तो चीजें ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। बट इशू कहाँ से स्टार्ट होता है? इशू स्टार्ट होता है कि जब एक बच्ची का ये पता चलता है कि वो बच्ची प्रेग्नेंट थी या है, तो हर रिपोर्टेड केस पे, ठीक है, जो भी पॉक्सो एक्ट के अंडर में हुआ है, उसमें केस फाइल हो या ना हो, अगर कोई 18 साल से नीचे की बच्ची है जो प्रेग्नेंट हुई है, तो उसको कुछ पैसे देने की बात है, एक मनी अमाउंट देने की भी बात है। और वो मनी अमाउंट है कि जब केस फाइल होता है या वैसा कोई केस सामने आता है कि कोई 18 बिलो लड़की प्रेग्नेंट है, तो उसको पहले तो 6,000 रुपए फर्स्ट टाइम एंड 4,000 रुपीज मंथली अंडर मिशन वात्सल्य अप टू द एज ऑफ 21 दिया जाता है, जिसको एक्सटेंड करके 23 की एज तक ले जाया जाए। हर महीने 4,000 रुपये और फर्स्ट टाइम पे 6,000 उन बच्चियों को दिया जाएगा। अब जैसे ही ये नियम आया, मिशन वात्सल्य आया, तो ऐसे केसेस की रिपोर्टिंग ज्यादा होने लगी हेल्थ अथॉरिटीज के पास। जब भी डिलीवरी के समय ऐसे कोई बच्चे आते हैं तो ऐसा वो लोग बताते हैं कि हम माइनर हैं, तो वो लोग माइनर जैसे ही होते हैं तो मिशन वात्सल के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। अब जब मिशन वात्सल के लिए क्वालिफाई कर गए तो उनको पैसे मिलने पड़ेंगे। अब ये भी हो सकता है ना कि वो जो पैसे मिल रहे हो, वो जो औरत हो या छोटी बच्ची हो, औरत उनको क्या ही कहें, वो चाइल्ड मैरिज उस लड़की का हुआ, उसके चलते वो प्रेग्नेंट हो। ठीक है, क्योंकि चाइल्ड मैरिज, टीनेज प्रेगनेंसी हमारे यहाँ पे एक ह्यूज बर्डन है आज के पीरियड। बट इस स्कीम के चलते उन बच्चियों को भी पैसा देना पड़ेगा गवर्नमेंट। ठीक है, तो वहां से पैसे उन लोगों को मिलने लगते हैं, हेल्थ अथॉरिटीज को वहां से भी पैसे देना पड़ जाता। अब एक आरटीआई हुई थी, उसमें यह बताया गया कि 1,448 गर्ल्स बिलो द एज ऑफ 18, 1,500 लड़कियां लगभग या 1,450 लड़कियों ने जनवरी 2021 से अक्टूबर 2023 में साउदर्न डिस्ट्रिक्ट में अंडर 18 बच्चों को जन्म दिया है। अब एवरेज एज अगर उनकी हम 16 मान लेते हैं, 16 ईयर्स अगर उनकी हम एवरेज एज मानते हैं, और गवर्नमेंट उनको 23 ईयर्स तक सपोर्ट देगी अंडर मिशन वात्सल्य, वो जो 4,000 रुपये मंथली और 6,000 रुपये फर्स्ट मंथ वाली बात है, उसका कैलकुलेशन किया जाए तो 6,000 वन टाइम एंड 4,000 इंटू 84 मंथ्स, तो 3,42,000 रुपये पर बच्ची। और उसको 1448 से मल्टीप्लाई किया जाए 3,42,000 को, तो ये देखिए लगभग लगभग 50 करोड़ रुपए के आसपास का एक अमाउंट क्रिएट हो जाता है। तो गवर्नमेंट के ऊपर ये 50 करोड़ रुपए उनको देने का एक बर्डन एक्स्ट्रा बन गया। और ये सिर्फ कहाँ पे बना, एक साउदर्न डिस्ट्रिक्ट में। अब ऐसा पूरे इंडिया में होगा तो सोचिए कितना बड़ा अमाउंट बन जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर, कितना बड़ा एक फिजिकल बर्डन आ रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है, ये एक अपना रास्ता भटक चुकी है। माइनर गर्ल विक्टिम सपोर्ट स्कीम इसीलिए अपना रास्ता भटक चुकी है क्योंकि रियल विक्टिम्स जो हैं, उनको वो फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो इस फैसिलिटी का
गलत इस्तेमाल कर लिया। अब ये क्वेश्चन हमारे सोशल इश्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड केयर से रिलेटेड कोई बात हो, या रेप से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है, या वुमेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो वहां पे हम इस आर्टिकल के नॉलेज को इस्तेमाल करके एक बहुत खूबसूरत आंसर फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया हो। ठीक है, अब आप अगर आप लोग एक बार इस आर्टिकल को रीड कर लेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। इसके साथ आज का हमारा सेशन खत्म होता है। आपको सेशन जैसा भी लगा हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है। कल फिर इसी टाइम पे आपके साथ में कल के न्यूज़पेपर के डिस्कशन को लेके मिलूंगा। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। साइनिंग आउट, ओजस शंकर।